बहुत स्वागत है। चलिए जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हम लोग कर रहे थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया जा रहा था, उसमें आज हम लोग थर्ड ऑनगोइंग लेक्चर पे हैं, तीसरे आज जो है क्लास पे है। राजा राम मोहन राय तक हम लोगों ने इन डिटेल कर लिया था। उसके पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का यूरोपीय परिप्रेक्ष्य देखा गया था, बौद्धिकता का युग था, फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य देखा गया था, फिर उसके पश्चात जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण क्या थे, किस तरीके से जो है ये इसका स्वरूप या चरित्र का निर्धारण किया जाता है, फिर राजा राम मोहन रॉय को देखा गया था। देन आफ्टर जो है आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो आइए जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अच्छा, सैटरडे आप लोग का वो है क्या, डाउट क्लियरिंग कुछ करना चाहते? अच्छा, डाउट सेशन आप लोग लिख रहे हैं, बताइए क्या डाउट है। चलिए डाउट क्लियरिंग ही कर लेते हैं हम लोग। बताइए कि डाउट क्या है। डाउट मुझे दिख नहीं रहा आप लोगों का। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग ओल्ड वाली एनसीईआरटी कीजिए, उसके बाद बिपिन चंद्र की जो बुक आती है उसे कीजिए। तो इस तरीके से वो जो है बेस्ट उसके रूप में आपके आ जाता है। चुंगी जो है टोल टैक्स को कहा जाता था। चुंगी का जो है जो पुलों से गुजरने वाले सामान होते थे उस पर जो कर लगता था उसे कहा जाता था। लव यू ऑल बेटा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे आप लोग का मैसेज दिख रहा है। लव यू ऑल। आंसर राइटिंग जो है अपने से सोचिए कि इसका प्रस्तावना कैसे लिखा जा सकता है, इस प्रस्तावना में और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, उत्तर संरचना फ्रेम कीजिए कैसे हो सकता है। देन आफ्टर जो है कंटेंट जो है इसमें कौन से कंटेंट देने हैं, कैसे शब्द सीमा में रखना है, तो इस पे अभ्यास करिए। बड़ा ही समय लेता है ये प्रश्न, अभी शुरुआत में लिखने में 1.5-2 घंटे लग जाएंगे अगर अच्छा आंसर लिख रहे हैं तो छोटे छोटे पहलू पे सोचते रहिए, फिर बाद में एक सप्ताह के बाद फिर से पढ़िए या 1-2 दिन के बाद फिर से पढ़िए। आपको लगे कहीं पे और ऐड किया जा सकता है तो आप पेंसिल से वो कीजिए कि हाँ ये ऐड होना चाहिए था। ये अपने से आंसर लिखने का जो है तरीका है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसे लाएं, जो फ्लो चार्ट मेथड से मैं पढ़ाता हूं उसी फ्लो चार्ट मेथड पे जो है उसी को रिवीजन करते रहिए, वही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। योजना और कुरुक्षेत्र मैंने कहा था कि आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। स्पेक्ट्रम अब थोड़ा सा लेंथी होता जा रहा है, स्पेक्ट्रम अब काफी बल्कि बुक होता जा रहा है। स्पेक्ट्रम का जो हम लोग सेगमेंट कर रहे हैं उसी वाले को आप पढ़ते रहिए। सारा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उबल सा हो सकता है, तो स्पेक्ट्रम को जो है वो आप अकबर नाम मात्र के शासन थे। विशाल का प्रश्न है कि अकबर ने राजा राम मोहन रॉय के विचारों से सहमत थे। अकबर नाम मात्र के शासन थे, जो कहानी कही जाती थी कि आलम से पालम तक, तो उनका जो साम्राज्य था वो आलम मींस आलम पनाह कहा जाता था, मतलब तो लाल किला, पालम जो दक्षिण दिल्ली का एयरपोर्ट है, तो आलम से पालम उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। जैसा कि बक्सर के युद्ध में ही इलाहाबाद की संधि में मैंने बताया था कि वो केवल नाम मात्र के शासक को पेंशन दे दिया गया था। हाँ, स्पेक्ट्रम बुक से पढ़िए, जो है स्पेक्ट्रम अगर पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम से पढ़िए। मोटिवेशन का बेटा कोई डोज नहीं मिलेगा, मोटिवेशन आपको सेल्फ मोटिवेट होना है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। तो आप हमेशा अपने आप को कारण बताते रहिए। जो कलाम साहब का कहना है ना कि सपने वो नहीं होते हैं जो सो करके देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो आईएएस आपका एक सपना है और उसका जुनून ऐसा होना चाहिए कि वो आपको सोने ना दे, ठीक है। उसी जुनून के साथ जो है अगर आप लगे रहेंगे तो आपको अपने घर परिवार की स्थिति को देखिए, हमेशा मन में वो भावना होगा कि मुझे क्या करना है। जब ये होगा कि भाई के लिए क्या करना है, बहन के लिए क्या करना है, माता पिता के लिए क्या करना है, तो मोटिवेशन आपको मिलता जाएगा। हाँ, मेरे नोट्स और एनसीईआरटी को मर्ज कर दीजिए, वहां से काम हो जाएगा। हाँ नेहा, मैंने आपका देख लिया कमेंट जो है, मेरे नोट्स और नोट सफिशिएंट है बट एनसीईआरटी का बच्चों कोई विकल्प नहीं है। 100 बार पूछिएगा, 100 बार यही मैं बताऊंगा कि 100 बार भी पूछेंगे तो 100 बार भी यही बोलूंगा कि नोट्स के साथ साथ आपको ओल्ड वाली एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी मैजिक है, तो एनसीईआरटी का कोई वो नहीं है। पीवाईक्यू सॉल्व करवाएं बेटा, ये फिजिबल नहीं है, ठीक है ना। पीवाईक्यू के लिए अब भी का आप लोग का मोमेंटम आ रहा है, यूट्यूब पे हम लोगों का देखिएगा, पूरी एक टीम है जो यूट्यूब पे यही पीवाईक्यू आपको 2 महीना बाद जो नवंबर से वो करवाना शुरू कर देंगे। तो आप हम लोग के यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हिंदी मीडियम है, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। रानू, आप सबके बीच में ही सारे लोग बातें रख रहे हैं, तो आप भी सबके बीच में ही बातें रखिए बेटा। अगर दिख जाएगा तेजी से कमेंट निकल रहा है, अगर दिख जाएगा तो मैं आपका कमेंट ले लूंगा। सर अलग बुक में अलग कुछ डेटा अलग अलग हो सकते हैं, सर्टेन जो बुक्स हैं वहां पर कुछ डेटा जो है वो अलग हो सकते हैं, तो आपको ऑथेंटिक डेटा पे जाना है, जो एनसीईआरटी डेटा कह रहा है उस पे जाना है और जो स्टैंडर्ड बुक्स है उस पे जाना है। अब देखिए संपूर्ण मैंने देखा नहीं है, संपूर्ण अगर बढ़िया लग रहा है कि नोट्स से भी हॉलिस्टिक अप्रोच है तो आप उसे भी देख सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा मटेरियल पे फैलना नहीं है, नोट्स पे रहिए या संपूर्ण पे रहिए, लेकिन एनसीईआरटी को मत छोड़िए। इतना तेजी से निकल रहा है ना।
क्लास टू पार्टीशन बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है शेखर बंदोपाध्याय की। अगर भाषा आपके पल्ले पड़ रहा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, अभी बहुत ज्यादा लोकप्रियता गेन कर रहा है। और कोई प्रश्न भाई? अच्छा, मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, इसे कई बार लिखने की क्या जरूरत है, मैं देख लेता हूं। और हाँ, बार बार दोहराना बेटा यही मंत्र है, जो कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो वही अभ्यास की शक्ति है। कोई वर्णवाल मत पढ़िए। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि वर्णवाल वाली एनसीईआरटी से अच्छा है कि आप पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़िए। वो केवल गोल गोल घुमाने का तरीका होता है। पेपर सेटर जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को वो करते हैं, प्रीफर करते हैं। दिसंबर 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह को कैंसिल किया गया था, कंफ्यूज नहीं होना है। अक्टूबर में तो शुरू ही हुआ था। सर प्लीज सैटरडे की क्लास नहीं दिख पाया, आपका मैसेज निकल गया ऊपर। सर आपने क्वेश्चन एनसीईआरटी नोट्स तो करना ही करना है, अगर समय मिल जाएगा बेटा तो स्पेक्ट्रम भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजू, अगर मजा आ रहा है तो यही हम लोग का उद्देश्य होता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए अजय जो है एक बहुत 12 घंटे का टाइम बनाइए। आप अगर पहले से आदत नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ने की तो 6-7 घंटे का टाइम बनाइए। लेकिन जो वो कहावत है ना कि एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता हूं, तो कुछ वैसा ही कमिटमेंट बनाइए कि जो शेड्यूल है उसको फॉलो कीजिए। अब अपने आप से पूछिए कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लेते हैं या रात वाली पढ़ाई होती है। दो तरीके के छात्र होते हैं, अधिकांश छात्र रात वाली पढ़ाई करते हैं, कुछ छात्र सुबह उठ करके पढ़ाई करते हैं। 2-3 घंटे का स्लॉट वहीं पे निकालिए। अगर 10 बजे भी रात में बैठ रहे हैं फिर से जो है तो 10 बजे से 1 बजे तक अगर निकाल दिए 3 घंटे का समय आपका वहीं पे निकल गया। उसके अलावा जो क्लासेस हैं, कोचिंग की क्लासेस हैं, 2 घंटा और मैनेज करना चाहिए। आप उसे जब भी मैनेज कर रहे हैं तो यही टाइम मैनेजमेंट है। एनसीईआरटी में कई बार तो बोल चुका है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। अपने क्वेश्चन को कैसे चेक करें? मेंस के क्वेश्चन प्लीज। मेंस का क्वेश्चन तो मैं देता ही देता हूं, आप लोगों को भी दिया जाता है और उसके साथ साथ आप लोग उत्तर लिखिए, फिर वो शायद एक मॉडल आंसर वो दे देते हैं, तो वहां से जो है आपका हो जाएगा। न्यू वाला अगर पहले ओल्ड तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद अगर समय मिल गया तो न्यू वाला पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम और नोट्स ये कई बार कितनी बार पूछेंगे भाई, मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी पहले करना है, स्पेक्ट्रम बाद में करना है। एनसीईआरटी और नोट्स को करना ही करना है, फिर समय मिले तो स्पेक्ट्रम भी कर लीजिए। एनसीईआरटी को धोखा मत दीजिए, एनसीईआरटी को धोखा देंगे तो आपको धोखा मिल जाएगा। आइए भाई, अगर मेरा ऑप्शनल लेना है तो आप ऑप्शनल पे जाइए और ऑप्शनल के सेगमेंट पे जाकर के सारे ऑप्शनल की लिस्ट मिलेंगे। उसमें मेरा ऑप्शनल जो है अभिषेक ऑप्शनल बाई अनिल सर, मेरा टिक भी लगा होगा, उस वाले पे जाइए, पेमेंट कीजिए और कल से हम लोग की क्लास में आइए। बढ़िया है। कुछ छात्रों का लेवल बढ़िया हो सकता है, आप नौ कर रहे हैं कि क्लास के बाद आंसर लिख ले जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर एक मेहनती और जागरूक छात्र है तो लिख ले जाएगा, एक स्मार्ट बच्चा है तो बिल्कुल लिख ले जाएगा। एंशिएंट मैं पढ़ाऊंगा, अभी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम लोग को जो पहले सेगमेंट मिलता है वो हम लोग उसमें पढ़ते जाते हैं। अगर एंशिएंट भी मिला, जिम्मेदारी मिला, तो एंशिएंट थोड़ा सबसे टफ माना जाता है, लेकिन एंशिएंट मेरा सबसे अच्छा है। वही आप लोग को मजा आएगा एंशिएंट में, अगर एंशिएंट की भूमिका मुझे मिली तो। करंट अफेयर्स की क्लास नहीं चल रही तो मैनेजमेंट को आप इन्फॉर्म कीजिए, वो आपकी चलेगी वहां से। ऑप्शनल में मेरे आना है तो आप एक ऑप्शनल का सेगमेंट है उस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शनल जो हम लोगों के यहाँ पे चल रहे हैं सारे टीचर का पिक भी लगा हुआ है। मेरे वाले ऑप्शनल पे आ जाइए, मेरे वाला जो पिक लगा हुआ है उस पर जाइए। 9,000 के आसपास में शायद फीस है, या इस समय कुछ दीपावली डिस्काउंट चल रहा है, तो वहां पे जाकर के पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। अंकित, मुझे आपका कुछ दिख नहीं रहा है, अभी आपका कमेंट दिखा है। नहीं भूपेंद्र, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, इतना तेजी से निकल जाता है कि जिसमें एक बार नजर पड़ जाती है वही वाला दिख जाता है। न्यू पढ़ चुकी है तो ओल्ड भी खरीदिए, जूली का जो है ये वो है। आंसर राइटिंग अनिल जो है बार बार लिखते जाइए, कोई उसका जो है टॉनिक नहीं आता है, कोई उसका जो है देसी काढ़ा नहीं आता है। बार बार लिखना है, एक उत्तर को 2 बार 3 बार लिखेंगे तो खुद आपको एहसास होगा। एक बार लिखिए, फिर उसमें सोचिए क्या सुधार किया जा सकता है, उससे कीजिए और हो जाएगा। देखिए राम बता रहे 70% डिस्काउंट चल रहा है कोर्सेज पे, तो ऑप्शनल में अगर आप मेरे आते हैं तो विकास करेंगे, वो मेरे ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं। थैंक यू सो मच। हाँ मैं दिख रहा है भाई, वंदना है, वंदना कह रही है कि आप मेरे फेवरेट टीचर हैं। एक ही चीज को बार बार जो आप पॉजिटिव चीजें मेरे बारे में लिखते हैं उससे मैं देख रहा होता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी पढ़ाई को बार बार क्या वो किया जाए, इग्नोर किया जाता है। तो आप बार बार मत कीजिए, मैं समझ जाता हूँ कि आपने कुछ आपके सकारात्मक दृष्टिकोण मेरे क्लास को लेकर है। प्रेम का कहना है कि पढ़ते समय सब समझ में आता है, बाद में याद नहीं रहता है। रट्टा मत मारिए, रट्टा मारेंगे तो वो भूलेगा। विषय वस्तु को समझने का प्रयास कीजिए, जब विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे तो चीजों को ना एसिमिलेट कीजिए। बीए वाले माइंडसेट से मैंने कई बार कहा ना, बीए वाले माइंडसेट से आप लोग को निकलना है तो कॉन्सेप्ट बनाइए। आईएएस का इतना बड़ा सिलेबस है कि सब कुछ रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो नहीं रट पाएंगे। विनिमय दर बेटा रुपया और स्टर्लिंग का कितना है ये मुझे भी नहीं आइडिया है, अभी शायद 100 रुपए के आसपास में चल रहा है पाउंड स्टर्लिंग जो है, तो आप कुछ चीजें गूगल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो अभिनव, कह रहे हैं कि इनकी रैंक 17वीं आई है, इसके पहले 97 रैंक था। जो भी छात्र बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे रैंक में आ रहे हैं, इतने बच्चे हैं, 30-40 स्टूडेंट है भाई, इसमें अगर 17वां रैंक आ रहा है तो सही में आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। अन्य सभी छात्र जिनकी रैंक अच्छी है, मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं।
बेटा मैं कहां से हूं? मैं हिंदुस्तान से हूं, मैं भारत से हूं, मैं इंडिया से हूं। यही मेरी और आपकी पहचान है। क्षेत्रवाद में कुछ रखा नहीं है कि मैं यूपी से हूं कि बिहार से हूं कि, तो इन सब चीजों पे नहीं जाना चाहिए आप लोग को। आजाद हिंद फौज का अभियान बता चुका हूं, उस वाले लेक्चर को जाके देख लीजिए। और फिर से आजाद हिंद फौज पढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। आंसर में मेरे जैसा फ्लोचार्ट नहीं बनाना है। जो मैं फ्लोचार्ट बनाता हूं आपको समझाने के लिए बनाता हूं। आंसर में डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है। डिस्क्रिप्टिव मतलब पैराग्राफ वाइज में या पॉइंट वाइज में लिखना है। चलिए, सारे लोग को रैंक बताने की जरूरत नहीं है, मैं सबको शुभकामना दे चुका हूं कि जो लोग भी रैंक होल्डर हैं, दिस इज द बाई समथिंग ग्रैंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल हु सिंसियर स्माइल। ऑप्शनल बेटा जिसमें देखिए ना, ये वाला मैं टीचर नहीं हूं कि मेरा ही वाला ऑप्शनल ले लीजिए, जिसमें आपका दिल लगता हो, जिसमें आपको लगता हो कि पढ़ने का मन कर रहा है। एक ऐसा विषय होता है ना जो आपको रोमांचित करता है, तो रोमांचित करता है तो वही वाला ऑप्शनल आपको ले लीजिए, जिसमें अंदर से आवाज आता हो कि पढ़ने का मन करता है। ये हिस्ट्री भी हो सकता है, कोई अन्य ऑप्शनल भी हो सकता है। बस वही दिल का कनेक्शन जिस सब्जेक्ट से जुड़ गया वही ऑप्शनल होना चाहिए, ठीक है। ये 360 मुझे भी नहीं पता 360 आप लोग क्या लिख रहे हैं, पीटी 360 है क्या कुछ? मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है शायद, उसमें स्टार्ट हो गया एथिक्स का। बाहर बैच में ऑप्शनल में जो बच्चे थे, वो बाहर बैच के शायद बच्चे थे, वो कह रहे थे उनका एथिक्स शुरू हो गया है। लॉर्ड एटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं। भारत में जो सांप्रदायिक हिंसा हिंदू और मुस्लिम वर्ग में हो रहा था, तो ब्रिटेन की संसद में वो घोषणा करते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो अपने सांप्रदायिक समस्या का समाधान ढूंढें, अपने भावी भारत पर जो है एक कैसे भारत के रूप में वो रहना चाहते हैं उसका एक अर्ली नेगोशिएशन करें। और उसी सांप्रदायिक हिंसे को देखते हुए उनके अंदर असुरक्षा की भावना रखती है, तो वो भारत से जल्द निकलना चाहते थे। इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन की संसद में वो कहते हैं कि फरवरी 1947 में ये घोषणा रहती है और कहते हैं जून 1948 तक हम निकल जाएंगे। अच्छा, 360 में पीडब्ल्यू के सारे रिकॉर्डेड वीडियो हैं, ओके, तो ले लीजिए आप लोग को अगर लगता है कि उसकी भी जरूरत है तो। अब मुझे कुछ नए प्रश्न नहीं दिख रहे हैं, तो आगे बढ़ा जाए। अब कुछ नए प्रश्न मुझे नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शनल में स्कोरिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री, मेरा वाला बहुत स्कोरिंग है। हिस्ट्री ऑप्शनली अभी तक का हिंदी मीडियम में सबसे बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। ऑल इंडिया 3rd रैंक, ऑल इंडिया 5th रैंक, ऑल इंडिया 9th रैंक, ये हिंदी मीडियम का सबसे बेस्ट अभी तक का रैंक है। तो टॉप 3 रैंक जो है वो हिंदी मीडियम के ही है। चलिए ना, अब हम लोग टॉपिक पे आ जाए। अब मुझे कोई नया प्रश्न नहीं दिख रहा है, आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हाँ, कल हम लोग कहां पे थे? हिंदू धर्म सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन रॉय को कर चुके थे हम लोग। राजा राम मोहन रॉय का हम लोगों ने देखा था कौन सी संस्था थी? ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज के उद्देश्य हम लोगों ने देखे थे और 4 उद्देश्य देखा गया था। पहला उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा का विरोध। अगला जो है पुरोहित प्रथा का विरोध रहता है, पुरोहित प्रथा का विरोध रहता है। अगला जो है सती प्रथा का विरोध है। और अगला मुद्दा जो है वो महिला सशक्तिकरण रहता है, महिला सशक्तिकरण रहता है। राजा राम मोहन रॉय के पश्चात कौन आता है? राजा राम मोहन रॉय के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आता है। देवेंद्रनाथ टैगोर, ये कहावत सुने हैं कि गांव में कहा जाता है ना कि इक्के साधे सब सद है, सब साध है सब चार। भोजपुरी की ये कहावत है, इक्के साध है सब सद है, मींस लक्ष्य केवल एक होना चाहिए। लक्ष्य एक, आप लोगों को भी अलाउ होता है भाई कि अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 2 साल के लिए भूल जाइए कि पीसीएस क्या है या और भी एग्जाम, कहीं भी फोकस नहीं करना है, केवल आईएएस पे फोकस करना है। इक्के साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। आईएएस का भी एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं, कुछ अगल बगल का असिस्टेंट कमांडेंट है, सीडीएस है, वो भी दे रहे हैं, सब साध है सब जाए, कुछ नहीं मिलेगा। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में जब ब्रह्म समाज का नेतृत्व आता है तो इन्होंने इक्के साधे सब सद है, सब साध है सब जाए, तो अपना लक्ष्य किसे बनाया? तो अपनी प्राथमिकता जो है, अपनी प्राथमिकता ब्रह्म समाज के उद्देश्यों में प्राथमिकता किस पे दिया? तो प्राथमिकता जो है इन्होंने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के साथ साथ तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था और यही तत्वबोधिनी सभा तत्वबोधिनी नाम से पत्रिका भी निकालती थी। तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकालती थी, इसी नाम से इनका मैगजीन भी निकलता था।
अब महिला सशक्तिकरण को जो प्राथमिकता दिया, महिला सशक्तिकरण में कोई एक पहलू तो आता नहीं है भाई। देयर आर सो मेनी इश्यूज रिलेटेड टू द वुमेन इंपावरमेंट। तो महिला सशक्तिकरण में क्या है, तो महिला सशक्तिकरण में बाल विवाह का विरोध है, बाल विवाह का विरोध, कन्या भ्रूण हत्या का विरोध, कन्या भ्रूण हत्या का विरोध है। अगला जो है बहु विवाह का विरोध, अगला जो है महिला शिक्षा को प्रोत्साहन, अगला जो है विधवा पुनर्विवाह। तो ये सारे जो हैं मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट हैं जो महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए हैं। तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व इन्होंने संभाला। इस नेतृत्व के साथ साथ प्राथमिकता जो है इन सारे उद्देश्यों में महिला सशक्तिकरण पे दिया। इसके अलावा तत्वबोधिनी सभा रहता है और तत्वबोधिनी नाम से ये अपनी पत्रिका भी निकालते थे। इनके दौरान इस ब्रह्म समाज से कौन जुड़ता है, तो इन्हीं के समय के दौरान ब्रह्म समाज से जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़ते हैं। तो अगला कौन है भाई, तो अगला जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। ये बंगाल से ही रहते हैं, संस्कृत कॉलेज में आचार्य के पद पे रहते हैं, आचार्य के पद पर रहते हैं। क्या होता है, ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं, ब्रह्म समाज से जुड़े। अब इनका भी लक्ष्य वही रहता है, इनका भी लक्ष्य वही रहता है, मींस व्हाट, एक साधे सब सद है, सब साध है सब जान। देवेंद्रनाथ टैगोर ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर प्राथमिकता दिया, ठीक है ना। ही पुट एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रह्म समाज ओवर द वुमेन एम्पावरमेंट। व्हाट वाज द डिफरेंस इन व्यू विद द ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए इतने सारे मुद्दे हैं, इनको लगा कि सारे मुद्दे पर मैं काम नहीं कर सकता हूं। अभी जैसे ऑप्शनल की बात चली, मैं बोला जो दिल के करीब आपके विषय है उसी को ऑप्शनल के रूप में चुनिए। तो इनको ये मुद्दा जो है सबसे ज्यादा रोमांचित कर रहा था। सती प्रथा कानूनी रूप से बैन हो चुका है, प्रतिबंधित हो चुका है। सती प्रथा में एक ही बार में भाई जल के मर गई ना, एक महिला के साथ जो भी उत्पीड़न हुआ एक ही बार में जली और एक ही बार में मर गई। सती प्रथा के प्रतिबंधित होने के बाद अब वो विधवा के रूप में है। विधवा का जीवन तिल तिल करके मरने जैसा था, उन्हें अपशगुन के रूप में माना गया। जो समथिंग सिनेरियो कहा जाता है ना कि कुछ ना कुछ गलत थी इसीलिए इसके जीते जिसके पति मर गए। उसके ऊपर दुनिया के तमाम प्रतिबंध आरोपित किए गए, जैसे कि आपको गर्म मसालों का प्रयोग नहीं करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी श्रृंगार का से दूर रहना है। वस्त्र में आशा किया गया कि विधवा जो है सफेद वस्त्र पहनेगी, तो जीवन ही नरक बना दिया गया। तो ऐसे में ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते हैं, ऐसे में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब ब्रह्म समाज से जुड़े तो इन्होंने उद्देश्य क्या बनाया, तो इन्होंने उद्देश्य जो है, उद्देश्य एक विधवा के जीवन को बेहतर बनाने का बनाया और विधवा पुनर्विवाह के प्रति समाज में जन जागरूकता लाने का काम किया, जन जागरूकता लाने का काम किया। इनके कार्यों से प्रभावित होकर के whatsoever it was the campaign of the Ishwar Chandra Vidyasagar to promote the widow remarriage, this was the Viceroy Lord Canning who passed the Widow Remarriage Act। इनके कार्यों से प्रभावित होकर के क्या होता है भाई, इसका प्रभाव क्या होता है, तो प्रभाव जो है कौन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट पास किया। तो राजा राम मोहन रॉय का योगदान क्या था, राजा राम मोहन रॉय का योगदान था कि उन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे बड़ा योगदान क्या था कि उन्होंने एक विधवा स्त्री के जीवन को फिर से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया। और इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत जो है अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवा करके ही सांस लिया। महिला शिक्षा पे भी कार्य कर रहे थे, महिला से जुड़े अन्य मुद्दों पर जन जागरूकता का प्रयास कर रहे थे। और बहु विवाह नाम से इन्होंने पुस्तक भी लिखा हुआ था। सोम प्रकाश नाम से ये अपनी पत्रिका भी संपादित करते थे, सोम प्रकाश नाम से ये अपनी पत्रिका भी संपादित करते थे। तो चलिए भाई, ये कौन है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। इनके पश्चात कौन आता है, तो केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन है।
केशव चंद्र सेन का योगदान क्या रहता है? इनका योगदान क्या रहता है? तो ये प्रगतिशील विचारधारा के रहते हैं, प्रगतिशील विचारधारा के बुद्धिजीवी थे और ईश्वरचंद विद्यासागर के कार्यों से प्रेरित और प्रभावित होकर के ब्रह्म समाज को इन्होंने ज्वाइन किया था। ब्रह्म समाज से ये जुड़े थे। इन्होंने क्या किया? इनका सबसे बड़ा जो योगदान था, ब्रह्म समाज की शाखाएं, ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल से बाहर स्थापित किया, बंगाल से बाहर भी स्थापित किया। बंगाल से बाहर इसकी शाखाएं स्थापित करके क्या करते हैं? इसे एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करते हैं। पहले ब्रह्म समाज कहां पे था भाई? ब्रह्म समाज केवल बंगाल में था। अब इसकी शाखाएं ये उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में स्थापित करते हैं और इससे क्या होता है? इससे इसका स्वरूप जो है अखिल भारतीय होता है। इसके साथ साथ इनका भी कुछ वैसा ही फिलॉसफी, इनका भी कुछ वैसा ही विचारधारा रहता है। एक का साधे सब सद है, सब साध है, सब जाए। तो इन्होंने फोकस कहां किया? तो इन्होंने फोकस बाल विवाह का, बाल विवाह के विरोध में कैंपेन को क्या कहेंगे? ही लेड द कैंपेन इन ऑपोजिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज। कैंपेन को आई फील की अभियान चलाया, बाल विवाह के विरोध में व्यापक जन अभियान चलाया, व्यापक जन अभियान चलाया। तो इस तरीके से क्या है भाई? इस तरीके से जो है केशव चंद्र सेन की लोकप्रियता जो है काफी ज्यादा बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्म समाज को ये जो है अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान कर रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, प्रगतिशील दृष्टिकोण के रहते हैं, बाल विवाह को तर्कसंगत रूप से लोगों को जागरूक करते हैं। पूरी दुनिया की लगभग 50% एनीमिक रक्त अल्पता से ग्रसित महिलाएं हमारे ही मुल्क में मिलती हैं, हमारे ही देश में मिलती हैं। पूरी दुनिया की 50% रक्त की कमी से महिलाएं जो हैं, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा भाई। अगर महिलाएं रक्त की कमी से ग्रसित हैं, जिस देश की महिलाएं रक्त की कमी से ग्रसित हैं, उस देश का भविष्य कैसा होगा? अगर महिला को रक्त की कमी है तो एज ऑब्वियस है कि बच्चा कुपोषित होगा। जब महिला ही स्वस्थ नहीं है तो उसका बच्चा कुपोषित होगा। आज भी गांव की छोटी जातियों में, आज भी गांव के ऐसे परिवारों में जहां पे जन जागरूकता नहीं है, रूढ़िवादी सोच है, आज भी बाल विवाह होता है। चाइल्ड मैरिज इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। कई सारे कानून बने लेकिन आज भी बाल विवाह होते हैं। अब एक महिला अगर कम, एक लड़की अगर कम उम्र में उसका विवाह हुआ तो कम उम्र में मां बनेगी, कम उम्र में मां बनेगी तो अत्यधिक रक्तस्राव से, रक्ताल्पता से ग्रसित होगी। कम उम्र में मां बनने से जो न्यू बॉर्न बेबी होगा, जो नया जन्म लेने वाला बच्चा होगा, वो अंडरवेट होगा, लो वेट होगा। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से जच्चा और बच्चा जो कहा जाता है ना, दोनों के जीवन को खतरा है और यही कारण है कि भारत जो है कुपोषण की समस्या से निजात नहीं पा रहा है। शारीरिक रूप से बीमारी होना ही बीमारी नहीं कहा जाता है, मानसिक बीमारी अब तो भारत में भी पैर पसार रहा है। साइकोलॉजिकल डिजीज जो है, दिस इज ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ व्हाट? लैक ऑफ द न्यूट्रिशनल फूड, सिम्टम ऑफ द मैलन्यूट्रिशन। मानसिक अपंगता भी क्या है? ये भी कुपोषण की निशानी है। प्रगतिशील विचारधारा के रहते हैं, बाल विवाह के विरोध में लोगों में क्या करते हैं? अभियान चलाते हैं, उनके अंदर जन जागरूकता लाते हैं और धीरे धीरे काफी लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। आगे चल करके क्या होता है? आगे चल करके केशव चंद्र सेन का देवेंद्रनाथ टैगोर से मतभेद होता है, मतभेद होता है और इस मतभेद के पश्चात क्या होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर ही ब्रह्म समाज के हेड रहते हैं। तो इस मतभेद से ब्रह्म समाज में फूट पड़ेगा, ब्रह्म समाज में फूट पड़ेगा। अब देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज है, देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज है, ये आदि ब्रह्म समाज कहेगा, आदि ब्रह्म समाज कहा जाएगा। और केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज है, इसे ब्रह्म समाज ही कहा जाएगा, इसे ब्रह्म समाज ही कहा जाएगा। अब इसमें देखिए किताबों में बहुत सारा जो राइटर आप पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारे आपको वो मिलेंगे। किसी किताब में आपको मिलेगा कि आदि ब्रह्म समाज जो है वो केशव चंद्र सेन का था, किसी किताब में मिलेगा कि आदि ब्रह्म समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर का है और इनका जो है साधारण ब्रह्म समाज है। अभी साधारण ब्रह्म समाज नहीं है, फिर से अगली बार जब फूट होगा तब साधारण ब्रह्म समाज आएगा। तो आदि मतलब आप समझ रहे हैं, आदि पुरुष नाम से आया था ना, मतलब पुराना को कहते हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है भाई राजा राम मोहन राय के बाद से ही कंट्रोल गेन किए हुए हैं, नियंत्रण उन्हीं के सानिध्य में ब्रह्म समाज है।
क्योंकि वो पहले से है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम देते हैं, आदि ब्रह्म समाज नाम देते हैं, और इनके नेतृत्व, इनके जो समर्थक रहते हैं वो ब्रह्म समाज ही रहता है। आजीवन इन्होंने क्या किया था भाई, आजीवन इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया। 1870 के दशक में इनकी 13 वर्षीय पुत्री थी, कहीं पे 12 वर्ष मिलेगा, 12 वर्ष कुछ महीने की है, कुछ किताब में 12 वर्ष मिलेगा, कुछ में 13 वर्ष मिलेगा। पूरे जीवन इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। अपने स्वयं की पुत्री जो 13 साल की थी उसका विवाह कूच बिहार के राजा से किया। कूच बिहार बंगाल में पड़ता है। कूच बिहार के जो राजा थे वो 60 साल से भी ज्यादा उम्र के थे। मतलब कि क्या है भाई कि 13 साल की लड़की से शादी करना, तो उनकी लड़की जो है उम्र में इनसे जिससे शादी हुआ उससे बड़ी थी। लालच इनके अंदर क्या था कि राज परिवार में बेटी की शादी होगी तो बेटी हमारी क्या होगी, राजरानी होगी। परंतु जो व्यक्ति बाल विवाह के विरोध में भाई कैंपेन कर रहे हैं तो इनके जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, गांव गांव घर घर तो वो घूम रहे हैं ना। चराग तले अंधेरा, एक कहावत आप सुने होंगे कि चराग तले अंधेरा, जिसे ये मसीहा मान रहे थे कि एक मसीहा है, वो मसीहा क्या किया, जब अपने ही बेटी की बात आई तो अपने ही बेटी का 13 साल की लड़की का विवाह 60 साल से ऊपर के व्यक्ति से कर दिया। क्यों? क्योंकि राजघराना है, राजघराने में बेटी राजरानी होगी। इससे इनके समर्थक जो है वो भड़क जाते हैं, या अच्छा बेवकूफ समझते हैं हम लोगों को, दुनिया को जाकर के समझाएं जो है कि नहीं बाल विवाह गलत है, और आप अपनी बेटी का बाल विवाह कर दिया। इट लेड वंस अगेन डिवीजन इन ब्रह्म समाज। अब इनके जो समर्थक हैं वो आहत होते हैं और ब्रह्म समाज में फिर से फूट पड़ती है, और जो समर्थक अलग होते हैं वो संस्था का नाम साधारण ब्रह्म समाज रखते हैं। इस घटना के पश्चात जो इनकी लोकप्रियता, केशव चंद्र सेन की जो लोकप्रियता रहती है वो बहुत ही निचले पायदान पे पहुंचता है, और इसी के साथ साथ अन्य समाज धर्म सुधार आंदोलन जो है वो मोमेंटम गेन करना शुरू करते हैं। तो अगली कड़ी में कौन है भाई, अगली कड़ी में प्रार्थना समाज है। अब ब्रह्म समाज की कहानी खत्म। प्रार्थना समाज स्थापना कहां पर हुआ, तो स्थापना महाराष्ट्र में हुआ। किस वर्ष में हुआ, 1867 ईस्वी में हुआ। स्थापित कर्ता कौन थे, स्थापित कर्ता जो हैं महादेव गोविंद रनाडे हैं, रनाडे हैं, और आत्माराम पांडुरंग हैं, आत्माराम पांडुरंग हैं। महादेव गोविंद रनाडे को और क्या कहा जाता था, तो महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था, सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र। सुकरात कौन था, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, अगर किसी को पता है कि सुकरात कौन था तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। अब महाराष्ट्र का सुकरात क्यों कहा जाता था, क्योंकि सुकरात का जो फेस था, जो चेहरा था वो अगली था, अगली मतलब भद्दा था। भले भगवान ने उनको बहुत सुंदर चेहरा नहीं दिया था, मन की सुंदरता भले नहीं थी, लेकिन मन की जो मेधा शक्ति थी, मन की जो तीक्ष्णता थी, दुनिया जानती है। सुकरात को कौन नहीं जानता है। सुकरात दार्शनिक थे, शाबाश, किसके गुरु थे। तो सुकरात का जो चेहरा रहता है वो भद्दा रहता है, परंतु मेधा शक्ति जो रहती है, विचार शक्ति जो रहती है, बड़ी ही तीव्र रहती है। वैसे ही रनाडे जी के चेहरे पर जो है चेचक के दाग रहते हैं, इनका भी चेहरा भद्दा रहता है, परंतु मेधा शक्ति की जो तीक्ष्णता है, इस आधार पर महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। प्रार्थना समाज की स्थापना किससे प्रेरित होकर के किए थे, वही केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल से बाहर भारत के अन्य भागों में किए थे, उससे इनको प्रेरणा आया कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, इन बुराइयों के विरोध में अभियान और जागरूकता लाया जाना चाहिए। सहयोगी के रूप में कौन आते हैं, तो सहयोगी के रूप में आत्माराम पांडुरंग आते हैं। अब क्या करते हैं भाई, तो प्रार्थना समाज जो है सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करती है, सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करती है। अब सामाजिक बुराइयों पर प्रहार मींस की जातिगत भेदभाव का विरोध करते हैं, भेदभाव का विरोध करते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं, स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हैं, स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हैं। आगे चल करके यही जो जस्टिस रानाडे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन
सोसाइटी की स्थापना किया। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जो है हर कोई देखिए एक दूसरे को प्रेरित और प्रभावित करता है अपने कार्यों से, अपने आदर्शों से, अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं से। आगे चलकर के डीके कर्वे इनसे प्रभावित होते हैं और विधवा पुनर्विवाह और विधवा शिक्षा पर बल देते हैं। तो चलिए, प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे हुए। आगे बढ़ते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम मूल शंकर था। कहां से थे भाई? तो गुजरात से थे। ब्राह्मण परिवार से थे। इनके पिताजी क्या रहते हैं? इनके पिताजी बड़े ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं। अब मूल शंकर के जीवन में कहा जाता है भाई कि हर साधु या हर संत की अपनी कुछ ना कुछ कहानी होती है। कोई ऐसे ही गृह त्याग या ऐसे ही घर नहीं छोड़ता है। तो पिताजी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं। धर्म में इनकी भी पारिवारिक माहौल के कारण आस्था रहता है। महाशिवरात्रि का त्योहार रहता है। इनके पिताजी भगवान शिव की आराधना करके उस पर प्रसाद चढ़ाए हुए रहते हैं। दिन भर की पूजा से थके हुए रहते हैं। दयानंद सरस्वती से देख करके पिताजी से जिद करते हैं कि आप आराम कीजिए, मैं जो है मंदिर में होता है भाई कुत्ता बिल्ली जो है वो घुस जाते हैं, प्रसाद उठा कर देते हैं। ये कहते हैं प्रसाद को मैं देखूंगा कि कोई जो है जानवर या कोई वो प्रवेश करने ना पाए। अब मंदिर के दरवाजे पे ही बैठते हैं, पैर अपना लगा करके और एक तरफ पीठ लगा करके दरवाजे पर। रात्रि के समय में इन्हें भी नींद आता है और निद्रा की स्थिति में तो जैसे ही उठते हैं वैसे देखते हैं कि चूहा जो है भगवान शिव पर चढ़ाए गए लड्डू को खा रहा है। अब इनके मन में यह प्रश्न आता है कि जिसे जगत नियंता सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान कहा जाता है, वो अगर अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो जगत की रक्षा कैसे करेंगे? और यहीं से कुछ तार्किक विचारधारा इनके मन में आता है और क्या होता है, गृह त्याग की घटना करते हैं। गुजरात से निकल करके कहां आएंगे? ब्रज क्षेत्र में आएंगे। ब्रज क्षेत्र में इनकी मुलाकात स्वामी विरजानंद से होती है। स्वामी विरजानंद अंधे होते हैं, ही वॉज द ब्लाइंड सेंट, परंतु वेदों पर उनकी पकड़ जो रहती है बहुत ज्यादा रहती है। स्वामी विरजानंद के सानिध्य में आकर के दयानंद सरस्वती का भी क्या होता है? दयानंद सरस्वती का भी वैदिक दर्शन और वैदिक दर्शन के साथ साथ तार्किक दृष्टिकोण का विकास होता है। और इसी के साथ इन्होंने क्या किया? इसी के साथ इन्होंने पाखंड, खंडिनी, पताका, एक प्रतीकात्मक रूप से जो भी हिंदू धर्म में पाखंड है, जो भी रिचुअल्स हैं, उसका विरोध करते हैं। और 1875 ईस्वी में आकर के बंबई में किसकी स्थापना करेंगे? आर्य समाज की स्थापना करेंगे। महादेव गोविंद रानाडे मैंने बताया था, पंडिता रमाबाई रानाडे रहती हैं। पंडिता रमाबाई रानाडे रहती हैं, उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना किया था। यह प्रश्न पूछा गया है। तो he laid the foundation of the आर्य समाज in the year of the 1875 where at Bombay। आगे चलकर के इस आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर है, आर्य समाज का जो मुख्यालय है, ये कहां हो जाता है? तो मुख्यालय लाहौर में हो जाता है। आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने क्या किया? पुनरुत्थानवादी चिंतक इन्हें कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक बुराइयों पर, सामाजिक धार्मिक बुराइयों पर प्रहार किया, बुराइयों पर प्रहार किया। साथ ही पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता को नकारा तथा पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण के साथ क्या नारा दिया भाई? तो नारा दिया लुक बैक टू वेदा, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो मींस कि हिंदू धर्म जो वर्तमान में जो बुराइयां हैं हमारे धर्म में, समाज में जो बुराइयां हैं, वो बुराइयां सदैव नहीं थी। कहते हैं कि वेदों की तरफ लौटो। वेदों में आपको प्राचीन भारत में आएंगे, या जो बच्चे ऑप्शनल के हैं उनका प्राचीन लगभग समाप्त होने वाला है।
वेदों में ऋग्वेद की तरफ अगर आएंगे तो ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति अभी क्या भाई, सती प्रथा है, विधवाओं की जो है बुरी स्थिति है, बाल विवाह है, स्त्री शिक्षा को नकारा जा रहा है, दहेज प्रथा है। ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति क्या थी? महिलाओं की स्थिति उत्कृष्ट थी। द कंडीशन ऑफ वुमेन इट वाज एक्सीलेंट ड्यूरिंग द ऋग्वेदा पीरियड। वुमेन्स हैड द राइट ऑफ द उपनयन संस्कार एज वेल एज they used to be intellectual section of our society and she used to participate in the political institution like the sabha samiti। महिलाओं की स्थिति उत्कृष्ट थी भाई, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। जब शिक्षा का अधिकार था, महिलाओं को जब जब शिक्षा का अधिकार मिला है, देश की बेटियों को जब जब शिक्षा का अधिकार मिला है, उन्होंने अपनी सामर्थ्य शक्ति, अपनी क्षमता का परिचय पिछले 10 साल में कोई भी, मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कंपटीशन उठा के देख लीजिए, हमेशा हर कंपटीशन में टॉपर में जो है लड़कों से ज्यादा लड़कियां ही रही हैं। आईएएस का इस बार का रिजल्ट देख लीजिए, टॉप 2 रैंक जो है या टॉप 5 देख लीजिए। उपनयन संस्कार का मतलब शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन है। तो ऋग्वेद में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। जब शिक्षा का अधिकार था तो महिलाएं विदुषियां हुआ करती थी, सी यूज्ड टू बी द इंटेलेक्चुअल। घोषा है, अपाला है, विसुधारा है, निनावरी है, सिक्ता है, ये वैदिक काल की विदुषियां थी जो वैदिक मंत्रों की रचना करती थी। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है भाई, समाज का आधार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। आज जन्म प्रधान जिसे जाति प्रथा हम लोग कहते हैं, ऋग्वैदिक काल में वो कर्म प्रधान था। इट वाज बेस्ड ऑन प्रोफेशन। तो मिला जुला करके क्या है भाई, मिला जुला करके ऋग्वैदिक काल में हमारा दृष्टिकोण जो था वो तार्किक था, प्रगतिशील था, वैज्ञानिक था। पुनरुत्थानवाद मींस की पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता को नकार रहे हैं, वर्तमान के समाज की बुराइयों पर प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पश्चिमी संस्कृति से सीखने की जरूरत नहीं है, अपने गौरवमयी अतीत से सीखने की जरूरत है, अपने गौरवमयी संस्कृति से सीखने की जरूरत है। कहां पे लौटिए भाई, लुक बैक टू वेदास। पश्चिमी संस्कृति पे जो ये प्रहार कर रहे थे, पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता पर जो इनकी आलोचनात्मक दृष्टि थी, भारत पर राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, परंतु दयानंद सरस्वती समर्थक नहीं थे, आलोचक थे। साधु संतों का भाई आज 21वीं शताब्दी का दौर है, आज भी प्रभाव आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश वाले कौन से बाबा हैं जो हर बात को जानते हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, आप लोग बता दीजिए। बड़े बड़े नेता भी परेशान है भाई कि हमारी जनसभाओं में उतनी भीड़ नहीं जुटती है जितना बाबा के आश्रम में और बाबा के प्रवचनों में भीड़ जुट रही है। तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि हाँ, बागेश्वर धाम बाबा है, बागेश्वर धाम बाबा है, बाबा बागेश्वर धाम है, ओके। उनकी लोकप्रियता आप लोग भी देख रहे हैं कि अभी वो बिहार में गए हुए थे, लाखों की भीड़ जो है वहां पे थी, जबकि यहाँ की सरकार विरोध कर रही थी। ब्रिटिश सरकार अपने को असमंजस की स्थिति में पाती है, विवृतियां कई सारी हैं, लेकिन ऐसा माना गया कि ब्रिटिश सरकार की सह पर ही दूध में बारीक सीसा पीस करके इनको वही की महिला कार्यकर्ता के द्वारा दिया गया। उस दूध को पीने के बाद इनको उदर पीड़ा, असहान्य पीड़ा होती है। जिस महिला ने दूध दिया था उसने इनसे क्षमा मांगा। अब यही देखिए, साधु संत और जो संत और भिक्षु की प्रवृत्ति मैंने बताया था, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में आप लोग को बताया था कि अंग्रेजों की प्रवृत्ति भिक्षु की तरह है, डंक मारते हैं। जिस महिला ने दूध दिया था वही क्षमा याचना कर रही है और उसे स्वयं दयानंद सरस्वती कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि चले जाओ तो लोगों को पता चलेगा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बाद में अस्पताल में ले जाया जाता है परंतु बच नहीं पाते हैं। परंतु क्या किया, परंतु भारतीय जनमानस, भारतीय समाज को झकझोरने का काम किया और भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के रूप में इनको जाना जाता है। वेदों के लौटो भाई, क्या हुआ, राष्ट्रवाद की अग्नि को जलाया, तो ही इज रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। चलिए अब इनके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी रहते हैं। दक्षिणेश्वर कहा जाता था, दक्षिणेश्वर कलकत्ता के समीप रहता है। काली की पूजा जो है कलकत्ता में दुर्गा पूजा, तो काली मंदिर के पुजारी रहते हैं। इनके शिष्य के रूप में कौन जुड़ते हैं, इनके शिष्य के रूप में स्वामी विवेकानंद जुड़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम होता है, द चाइल्डहुड नेम ऑफ, जो बचपन का नाम है वो नरेंद्र दत्त था। कैसे परिवार से रहते हैं भाई, तो संभ्रांत परिवार से। इनके पिता बड़े रसूखदार व्यक्ति रहते हैं, 3-3 हवेलियां रहती हैं। परंतु पिताजी का दृष्टिकोण कैसा होता है, तो पिताजी का दृष्टिकोण, अभी मैंने कहा रसूखदार रहते हैं, 3-3 हवेलियां रहती है। पिताजी अत्यधिक फिजूल खर्च रहते हैं, उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद ये वास्तविकता समझ में आता है कि जो कहावत है ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया।
सामाजिक देनदारियां बहुत ज्यादा, सामाजिक उधारी जो रहती है वो बहुत ज्यादा रहता है, इसमें हवेलियां गिरवी हो जाती हैं। इनके दादाजी भी वैराग्य जीवन ले लिए थे, स्वामी विवेकानंद के दादाजी भी वैराग्य जीवन ले लिए थे। और इनकी माता जो थी ये बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। घर पर जो वो कहा जाता है जगराता या पूजा पाठ करवाना, ये सामान्य बात थी, अक्सर हुआ करता होता रहता था। कई बहनें भी इनकी रहती हैं। पिताजी की मृत्यु के बाद जब सामाजिक देनदारियां पता चलता है, हवेलियां गिरवी हो जाती हैं, तो माता का दबाव रहता है कि पारिवारिक जिम्मेदारी को संभालिए। सांसारिक जीवन में इनका मन नहीं लगा होता है। एक दिन रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए काली मंदिर जो आश्रम रहता है वहां जाते हैं। दोपहर का समय रामकृष्ण परमहंस के विश्राम का समय होता था, उस समय आश्रम में उनको कोई जगह भी नहीं था। जाते हैं, तेज तेज से जो है उनके दरवाजे को नॉक करते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस को लगता है कि आश्रम का कोई व्यक्ति, सब जानते हैं भाई कि ये मेरे विश्राम का समय है, बार बार दरवाजा पीट रहे होते हैं, तो ये झल्लाते हैं और झल्ला करके पूछते हैं कौन है। यहां से जो जवाब आता है, नरेंद्र दत्त का जो जवाब होता है, कहते हैं कि यही तो नहीं पता है कि मैं कौन हूं, इसीलिए आपके पास आया हूं। अब रामकृष्ण को लगता है कि हमसे भी पहुंचा हुआ कोई लग रहा है कि व्यक्ति आया हुआ है। दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं एक युवा लड़का सामने खड़ा है जिसके चेहरे पर तेज है। भाव विभोर होते हैं, भाव विभोर होकर के भावुक होते हैं, गले लगा के रोने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु कहां थे अभी तक। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जी की मुलाकात होती है। मठ पर आते जाते जो है गांजा समझते हैं, चीलम भगवान शिव के प्रसाद के रूप में समझा जाता है। विवेकानंद की जीवनी पढ़िएगा, ये सब कहानियां आपको वहां पर मिलेगी। तो नरेंद्र दत्त के बचपन का नाम है। मठ पे आते जाते ये सब भी आदतें हो जाती हैं। पिता गुजर चुके थे, माता परेशान है कि सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाइए, परंतु इनका मन सांसारिक जीवन में लग नहीं रहा था। और एक दिन होता है कि घर छोड़ते हैं। घर छोड़ने के पश्चात क्या है, घर छोड़ने के पश्चात हिमालय की तराई क्षेत्र से, कहां से, बंगाल से, हिमालय की तराई क्षेत्र से होते हुए उत्तराखंड पहुंचते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में अल्मोड़ा में कुछ समय रहते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत की तरफ निकलते हैं। मुंबई में जाइएगा, मुंबई में एक जगह बोरीवली पड़ता है। बोरीवली में अगर आप जाएंगे तो बोरीवली में एक नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है। संजय गांधी नेशनल पार्क में जाएंगे तो वहां पर कुछ किलोमीटर आगे जाने पर कन्हेरी की गुफाएं हैं। ये प्राचीन भारत में कला और स्थापत्य में आप लोगों को पढ़ना है। आज भी आप जाएंगे, लगभग 100 से ज्यादा गुफाएं हैं। आज भी जाएंगे तो आपको लगेगा ना कि इतना जंगल में आकर के कैसे कोई रह सकता है। और उस जमाने में विवेकानंद जी जो है उन गुफाओं में विश्राम किए थे। तो इसी क्रम में जो एक जगह से दूसरी जगह इनका जाना होता है, इसी क्रम में इनकी मुलाकात महाराजा खेतड़ी से होता है। महाराजा खेतड़ी से मुलाकात के दौरान जो महाराजा साहब रहते हैं वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में क्या है भाई, पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर में कहां से भगवान हो सकता है। जो आलोचनात्मक दृष्टि है उसी दृष्टि से इनके ऊपर बाहर करते हैं। साधु संत जो है भगवान की पूजा और पत्थर की पूजा के बारे में कहते हैं, पत्थर में क्या होता है। जब महाराजा खेतड़ी ये सब बातें कर रहे होते हैं, विवेकानंद उनके ही महल में होते हैं। नजर घुमाते हैं तो क्या देखते हैं, दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग जो है राजाओं महाराजाओं की लगी हुई है। पूछते हैं कि राजा साहब ये लोग कौन हैं। कहते हैं हमारे बाप दादा और हमारे पूर्वज हैं। तो कहते हैं ये आपके बाप दादा और पूर्वज कहां पे हैं, ये तो उनकी पेंटिंग है, ये तो उनकी जो है उनके चित्र है। और कहते हैं इस पे अगर थूक दिया जाए या इस पे कुछ वो किया जाए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राजा साहब आपे से बाहर, खबरदार जो है, भले वो जीवित नहीं है, भले ही उनका चित्र है, लेकिन उनमें मेरे उनकी आत्मा का एहसास होता है। विवेकानंद तुरंत प्रतिवाद में कहते हैं कि बाप दादा और पूर्वजों के मरा हुआ जमाना हो गया, आज भी उस उनके चित्र में, उनके पोटिकों में आपको उनका अंश, उनकी आत्मा का एहसास होता है। वैसे ही हिंदू धर्म में जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों में हमारे जो आदि पुरुष हैं, हमारे जो भगवान हैं, उसी आत्मीयता का हमें एहसास होता है, उसी श्रद्धा का हमें एहसास होता है, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। उनकी इस मेधा शक्ति से प्रभावित होकर के महाराजा खेतड़ी ने ही इन्हें विवेकानंद, नरेंद्र दत्त सिंह का नाम विवेकानंद पड़ा। और इसी कड़ी में क्या होता है, इसी कड़ी में विवेकानंद वर्ष 1893 में, वर्ष 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में, अमेरिका के शिकागो शहर में कहां जाते हैं, विश्व धर्म संसद सम्मेलन में जाते हैं। विश्व धर्म संसद सम्मेलन में भागीदारी से पहले ही इनकी ख्याति शिकागो में काफी ज्यादा हो जाती है। आप लोग भी छात्र हैं, अगर विवेकानंद का कोई भी पिक आपके कमरे में लगा हुआ होगा,
कभी भी विवेकानंद जी को आप दाढ़ी मूछ और उसमें आडंबर में जो बाबा वाला आडंबर होता है उसमें नहीं देखेंगे। तो इस रूप में क्या होता है, इस रूप में जो है अभी बताया तो सूरज महाराजा क्षेत्री इनको विवेकानंद को उपाधि दिया। तो इस रूप में क्या होता है, इस रूप में जो है इनके चेहरे पर जो तेज रहता है और जो साधु संत के व्यवहार से बिल्कुल अलग जो है एक आधुनिकता होती है और एक युवा चेहरा रहते हैं। विश्व धर्म संस्था सम्मेलन में जितने भी ईसाई धर्म से पादरी वर्ग आए हुए रहते हैं, इसका भी आप पढ़िएगा, कोई रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का अगर कोई बुकलेट मिलेगा उसमें स्वयं विवेकानंद जी बताते हैं कि घुटनों घुटनों तक उनकी दाढ़ी थी, बुजुर्ग लोग थे। इन संतों में क्या होता है, इन संतों में जो है विवेकानंद एक युवा चेहरा और साधु संत की आडंबर से ऊपर एकदम नीट एंड पूरा सेविंग करके। फिर सम्मेलन में जब इन्हें बोलने का मौका मिला तो कल मैंने बताया कि जो अपना प्रथम संबोधन ही रहता है वहीं से बहुत ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। लोकप्रियता इतनी बढ़ती जाती है कि अमेरिका के समाचार पत्रों ने कहा ऐसे ज्ञान संपन्न देश में ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजना सूरज को दिया दिखाने के समान है या समंदर में कुछ बूंद के समान है। और लोकप्रियता ऐसे बच्चों की अमेरिका के भ्रमण में इनको आने नहीं दिया जाता, अमेरिका के कई सारे शहरों में इनको लेके जाया जाता है, वहां से फिर ब्रिटेन आते हैं, ब्रिटेन से फ्रांस जाते हैं, फ्रांस से इटली, चेकोस्लोवाकिया, यूरोप के कई सारे देशों में जाते हैं और अंततः लौट करके 1896 के आसपास में ये फिर भारत लौट करके आते हैं। 1897 में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं और जो भी विचारधारा का ये प्रवर्तन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे नव हिंदू, नियो हिंदुइज्म कहा जाता है, नव हिंदूवाद कहा जाता है, नियो हिंदुइज्म कहा जाता है। विवेकानंद जी, ध्यान से सुनिएगा, हर संत की अपनी विशेषताएं हैं। विवेकानंद एक ऐसे विश्व की रचना करना चाहते थे जहां पर पश्चिमी विश्व की भौतिकतावाद और प्राचीन भारत की आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण हो। मींस की पश्चिमी संस्कृति का इन्होंने दयानंद सरस्वती की तरह पूर्णतः विरोध नहीं किया। जो विचारधारा रहती है वो संतुलित विचारधारा रहती है, एक सीमित सीमा तक उनके जो है मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट को और इंडिया के जो स्पिरिचुअलिज्म है, मींस उनके भौतिकतावाद और भारत की जो आध्यात्मिकता है उसके मिश्रण के साथ एक नवीन विश्व की रचना की तरफ इनका दृष्टिकोण था। धर्म के जो पाखंड थे, पुरोहितवाद का इन्होंने भी विरोध किया और कहा जब तक हमारा धर्म रसोई में रहेगा तब तक भारत के लोग अंधविश्वास के जंजाल में जकड़े रहेंगे। महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रहते हैं, महिलाओं के समानता के दृष्टिकोण के पक्षधर रहते हैं, समाज में महिलाओं की भूमिका के योगदान के साथ राष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाने के समर्थक रहते हैं। परंतु देश का दुर्भाग्य रहता है कि लगभग 40 वर्ष की अवस्था में 1902 के लगभग विवेकानंद जी की मृत्यु होती है। तो चलिए बच्चों, ये क्या था, ये आज का हम लोग का हिंदू धर्म सुधार आंदोलन से जुड़ा मुद्दा था। अब बताइए किसी ऐसे पहलू पर जो ना समझ में आया हो। आज का जो भी देवेंद्रनाथ टैगोर से विवेकानंद जी तक हम लोगों ने किया, यहां पे कोई शंका हो तो फटाफट पूछ लीजिए। अब मैं कमेंट की तरफ देख रहा हूं, अगर देवेंद्रनाथ टैगोर से लेकर के यहां तक पर कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। आर्य समाज के संस्थापक अभी मैंने कहा दयानंद सरस्वती है। कांग्रेस का सभी सम्मेलन में किसी दिन जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन है वो करवा दूंगा, अभी कल से क्लास बचे हुए। हाँ, वो कभी भी राम राज्य कभी नहीं आता है, राम राज्य एक यूटोपियन आइडियोलॉजी कर सकते हैं। आज भी समाज में बहुत सारी कमियां हैं, तो दाढ़ी बेटा रखना चाहिए, दाढ़ी रखना या नहीं रखना चाहिए ये आपका अपना मुद्दा है। केशव चंद्र सेन का भी तो बताया तो भाई ने बाल विवाह का विरोध करते थे। और नव हिंदूवाद प्राचीन काल में अगर देखेंगे तो आदिगुरु शंकराचार्य रहते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य भी जो रहते हैं वो उपनिषदिक दर्शन की गहराई में मत जाइए, जीएस का बैच है, जीएस तक ही सीमित रहिए, ठीक है, क्योंकि धर्म या दर्शन का मुद्दा ना आप लोग को बहुत ज्यादा पल्ले पड़ेगा नहीं। बस नव हिंदूवाद को इस तरह से समझिए कि जो हिंदू धर्म की बुराइयां हैं उसका विरोध करते हैं और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ, आर्थिक दृष्टिकोण के साथ उसमें कुछ नवीनता को समाहित करते हुए देश को अग्रणी पथ पर लाने का दृष्टिकोण रहता है। अब प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ अगर पश्चिमी संस्कृति में कुछ सकारात्मकता है उसको लेने से भी पीछे नहीं थे। तो एक तरीके से आपको कुछ वैसा ही दिखेगा जो दृष्टिकोण राजा राम मोहन रॉय का रहता है। अच्छी बात है भाई, कोई डाउट नहीं रहता, बहुत अच्छी बात है। धर्म सम्मेलन में इसलिए
सवाल ये थे कि भारत की जो सनातन विश्व धर्म संसद है, भारतीय धर्म की भी पराकाष्ठा या गरिमा को दुनिया के समक्ष लाया जा सके। भारत में पूरा एक खेल चल रहा था, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, जिसके तहत पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता को जो ईसाई मिशनरियां रहती हैं और इसके साथ साथ जबरन धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे थे, तो भारत के पक्ष को रखने के लिए और जो भारत से प्रोत्साहन मिलता है उस रूप में गए थे। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आइए कहां पर आते हैं हम लोग? अब हम लोग मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन पर आते हैं। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में मैंने 4 बताया हुआ था कि 4 थे। कौन कौन है? तो वहाबी आंदोलन है, वहाबी आंदोलन है, देवबंद आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन है और अहमदिया आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन है। 4 सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रमुख हैं, वहाबी है, देवबंद है, अलीगढ़ है, अहमदिया है। इसमें 2 जो आंदोलन रहते हैं, वहाबी और देवबंद जो हैं, ये क्या हैं? ये रूढ़िवादी या पुनरुत्थानवादी थे। रूढ़िवादी या पुनरुत्थानवादी थे। इनका क्या दृष्टिकोण था? इनका दृष्टिकोण था कि भारत दारुल हर्ब हो चुका है, दारुल हर्ब हो चुका है, अर्थात काफिरों का देश हो चुका है, और क्या करना है? इसे पुनः दारुल इस्लाम में लाना है, पुनः दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना है। इस रूप में ये क्या कहते हैं? कैसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित होगा? तो इसके लिए कहते हैं कि जिहाद करना चाहिए। जिहाद मींस कि धर्म युद्ध करना चाहिए। अलीगढ़ और अहमदिया आंदोलन, ये 2 क्या है भाई? तो ये प्रगतिशील आंदोलन है, प्रगतिशील आंदोलन है, और प्रगतिशील आंदोलन के रूप में इनका दृष्टिकोण क्या है? तार्किक दृष्टिकोण है। और ये इस तरीके से कोई रेडिकल नहीं बातें करते हैं कि जिहाद करना है, इस्लाम में लाना है। ये जो है आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा के समर्थक हैं, आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा के, आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक हैं। साथ ही साथ मुस्लिम समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लाना चाहते हैं, और इनके समाज में जो बुराइयां हैं, जैसे बहुविवाह का विरोध करते हैं, हिजाब वाली जो प्रथा है, पर्दा प्रथा है, उसका विरोध करते हैं। कुरान को जो ये सब जो जिहाद और ये सब जो चीजें हैं, ये कह सकते हैं कि हर धर्म का जो अपना भाई ग्रंथ है, उसे वही कह सकते हैं पाक साफ है। तो कुरान की आगे चल करके जो गलत तरीके से व्याख्या करके जो उसको एक रेडिकलिज्म दिया गया है, सर सैयद अहमद खान साहब रहते हैं और कुरान को शुद्ध रूप में उसकी व्याख्या करते हैं, उस पर कमेंट्री लिखते हैं, उस पर टीका करते हैं। तो ये क्या थी? ये आगे की राह देख रहे थे। आगे की राह मतलब मुस्लिम समुदाय को आधुनिक शिक्षा के समर्थक रहते हैं। अंग्रेजी शिक्षा से इनका दृष्टिकोण रहता है कि मुस्लिम युवाओं को सरकारी सेवाओं में ज्यादा भागीदारी मिले। सरकारी सेवाओं में ज्यादा भागीदारी मिलने से हिंदुओं के साथ एक प्रतिस्पर्धा का भी दृष्टिकोण रहता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का दृष्टिकोण रहता है। तो आइए भाई ना कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हम लोग देख लें कि वहाबी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। जो वहाबी आंदोलन है, वहाबी आंदोलन है, यहां पे 2 पहलू आपको दिख सकता है। कुछ किताबों में 1820 से 1870 दिखेगा, कुछ में 1830 से 1860 दिखेगा। 1830 के दशक से ये एस लगा हुआ है, 1860 का दशक। फैक्चुअल डेटा पे यूपीएससी नहीं जाता है। वहाबी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अब्दुल वहाब रहते हैं, अब्दुल वहाब जो रहते हैं अरब विश्व से रहते हैं, उनके द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। अरब देश जैसे अभी आप देख रहे हैं, वो अरब देश का जो है इजराइल के साथ, तो अरेबियन वर्ल्ड में क्या है, अरेबियन वर्ल्ड में और खास करके ईरान के क्षेत्र में जो है अब्दुल वहाब जो है वो वहाबी आंदोलन को शुरू करते हैं। भारत में कौन इसे लोकप्रियता देता है? तो शाह अब्दुल अजीज
भारत में शाह अब्दुल अजीज और एक और है सैयद अहमद बरेलवी हैं। सैयद अहमद बरेलवी हैं। इनके द्वारा जो है भारत में इस आंदोलन को प्रचारित किया जाता है। आंदोलन को प्रचारित किया जाता है। अभी मैंने कहा कि ये कौन है भाई, तो पुनरुत्थानवादी है। पुनरुत्थानवादी का मतलब क्या है, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य देख लिया जाए। इनका उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य तो वही हो गया, दारुल इस्लाम की स्थापना करना। दारुल इस्लाम की स्थापना करना, और इसके लिए क्या करना, जिहाद। जिहाद मींस की इसे रिलीजियस वॉर कहा जाता है। बाबर भी जब आए हुए थे तो बाबर ने भी जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में धर्म युद्ध का नारा उन्होंने दिया हुआ था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से भारत को इस्लामिक विश्व बनाने के लिए, अरे मध्यकाल 700 सालों तक इस्लाम का ही काल रहता है। अब टारगेट किसे करते हैं, तो टारगेट पंजाब पे किया जाता है। पंजाब में सिख साम्राज्य पे टारगेट करते हैं कि इन्हें हटाना है और यहां पे इस्लामिक शासन लाना है। सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह रहते हैं। जब सिख साम्राज्य का अधिग्रहण जो है अंग्रेज कर लेते हैं, तो अब ये अंग्रेज को काफी करते हैं और ब्रिटिश शासन को हटा करके इंग्लिश शासन को लाए जाने की बात करते हैं, सॉरी इस्लामिक शासन को लाए जाने की बात करते हैं। परंतु अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इस आंदोलन पर दमनात्मक कार्रवाई किया और 1870 तक क्या किया, 1870 तक इस आंदोलन को कुचल दिया। आइए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगला आंदोलन कौन सा है, तो अगला आंदोलन देवबंद आंदोलन है। देवबंद आंदोलन कहां से चलाया गया, कहां से चलाया गया, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद से शुरू किया गया। इस आंदोलन के नेता कौन थे, तो नेता जो है मोहम्मद कासिम ननौतवी रहते हैं और राशिद अहमद गंगोही रहते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जो ये आंदोलन चलता है, मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही जो रहते हैं, इनका भी क्या उद्देश्य है, तो इनका भी उद्देश्य जो है कुरान और हदीस की शिक्षाओं को, कुरान और हदीस के शिक्षाओं के आधार पर मुस्लिम समाज को दिशा निर्देशित करना। कुरान और हदीस इनका अपना ग्रंथ है और उसकी जो मूल शिक्षा है, उसी शिक्षा के आधार पर क्या चाहते हैं, उसी शिक्षा के आधार पर ये मुस्लिम समाज को दिशा निर्देशित करना चाहते हैं। साथ ही ब्रिटिश शासन के विरोध में जिहाद का नारा देते हैं। साथ ही ब्रिटिश समाज के विरोध में, ब्रिटिश शासन के विरोध में जिहाद का नारा देते हैं। तो एक तरीके से बस आपको यह समझना है कि पुनरुत्थानवादी है, मतलब शुद्ध इस्लामिक शासन को फिर से लाना चाहते हैं। हाँ, इस्लामिक शिक्षा और इस्लामिक संस्कृति को जो है बढ़ावा देना। बहुत बढ़िया प्रियंका, प्रियांशु है। चलिए अब अगले वाले पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला वाला कौन सा है भाई, तो अगला वाला जो है अलीगढ़ आंदोलन और सर सैयद अहमद खान है। अलीगढ़ आंदोलन और सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान कहां से रहते हैं, तो सर सैयद अहमद खान दिल्ली के संभ्रांत परिवार से रहते हैं। संभ्रांत परिवार से रहते हैं। ही वॉज फ्रॉम द एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पश्चिमी विचारों से क्या रहते हैं, पश्चिमी प्रगतिशील विचारों से प्रेरित रहते हैं। अगला क्या रहता है, 1857 के विद्रोह के पश्चात, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश शासन के द्वारा मुस्लिमों को सरकारी सेवाओं से वंचित किए जाने से दुखी थे। He had the grief when the Muslim community were deprived from the
government jobs after the revolt of 1857. Why the Muslim community they were refrained from the government job? Because it was identified that this was something the British approach, that the revolt of 1857 it was the Muslim conspiracy and Bahadur Shah Zafar who leaded this revolt. अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के कारणों की पहचान की। भाई कारणों की पहचान उन्होंने इसे मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में माना। क्यों? क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह मुगल अंग्रेजों के पहले मुगल ही भाई सैकड़ों वर्षों से भारत पर शासन किए थे। उन्होंने बाकायदा इस विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार किया था। अधिकांश विद्रोह के केंद्र पर मुस्लिम नेता ही थे, चाहे वो ब्रिटिश कादिर रहे हो, चाहे वो बेगम हजरत महल रही हो, चाहे वो लियाकत अली खान रहे हो, चाहे वो खान बहादुर खान रहे हो, चाहे वो बहादुर शाह जफर रहे हो। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश नीति थी वो क्या थी कि मुस्लिमों को क्या करना है, सरकारी सेवाओं से बाहर करना है। अगले 20 वर्षों में मुस्लिम समाज में अत्यधिक गरीबी है, अत्यधिक बेरोजगारी है, और इस स्थिति को देखते हुए सर सैयद अहमद खान जो है वो काफी दुखी रहते हैं। इसी दौरान 1870 के दशक में डब्ल्यू हंटर के द्वारा एक पुस्तक आती है। उसका टाइटल क्या रहता है? उसका टाइटल रहता है इंडियन मुसलमान। इंडियन मुसलमान। तो अब वो दृष्टिकोण जो है वो बदलना शुरू होगा। अभी तक नीति थी कि मुस्लिमों को सरकारी सेवाओं से दूर रखिए। डब्ल्यू हंटर की इस पुस्तक में यह विचार दिया जाता है कि मुस्लिमों को अंग्रेजी शासन की तरफ ला करके क्या किया जाए, हिंदू और मुस्लिम में जो है खाई पैदा किया जाए और उस खाई से फूट डालो और राज करो की नीति से ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित और भारत में अस्थायित्व दिया जाए। अब डब्ल्यू हंटर ने सरकारी दृष्टिकोण को, ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। यहां पे सर सैयद अहमद खान भी क्या है, वो सरकारी सेवाओं में मुस्लिम युवाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहते हैं। वो प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित होगा भाई? इसके लिए बाकायदे क्या करते हैं? इसके लिए बाकायदे जो है वर्ष 1875 ईस्वी में अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत होती है। अलीगढ़ वो कौन सा नाम है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पुराना क्या नाम रहता है? अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो इंडियन यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसे करके। किसी को पता है क्या वो नाम एग्जैक्टली क्या है? मोहम्मदन एंग्लो ऐसे करके कोई यूनिवर्सिटी है, वही आगे चल करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन जाता है। यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, एएमयू कहा जाता है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना। ओरिजिनल इसका नाम कुछ ऐसे ही रहता है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी को जो है अंशुमान ने लिखा हुआ, कुछ ऐसा ही नाम रहता है। अब भाई देखिए ना, थोड़ा ध्यान से बच्चों समझिएगा, अब थीमेटिक टॉपिक चल रहा है। अब यहां से ये क्या करते हैं? यहां से ये जो है अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते हैं। अगला जो है ये ब्रिटिश शासन का समर्थन करते हैं। शासन का समर्थन करते हैं। एक प्रश्न है ना, जरा एक प्रश्न है, लिखिए तो। बड़ा शानदार प्रश्न है, पहली बार ये प्रश्न सुने होंगे, कभी पूछा भी नहीं है, एक दिमाग में आ गया। प्रश्न लिखिए तो। प्रश्न है, राजा राम मोहन रॉय और सर सैयद अहमद खान के अपने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में उनकी मौलिक विचारों में समानता और असमानता के बिंदु को स्पष्ट करें। समथिंग देयर वाज द सिमिलरिटी इन बिटवीन द राजा राम मोहन रॉय एंड द सर सैयद अहमद खान। इसी को कहा जाता है ना कि मेंस में ही असल में मजा आता है। सारी राम कहानी खत्म हो जाए, उसके बाद फिर ये होने कि क्या आप उसमें समानता ढूंढ पाते हैं। फैक्चुअल डेटा तो आपको किताबों में भी मिल जाएगा। तो दोनों लोग आपको क्या मिलते हैं? दोनों लोग जो है समानता, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक हैं। दोनों लोग ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे हैं। दोनों लोगों का दृष्टिकोण जो है वो तार्किक रहता है। दोनों लोगों का दृष्टिकोण तार्किक रहता है। दोनों लोग अपने अपने समुदाय को वैज्ञानिक और प्रगतिशील पथ पर अग्रसर करना चाहते थे। दोनों लोग पश्चिमी संस्कृति के सकारात्मक पक्षों को जो है स्वीकृत करते थे। दोनों लोगों ने सुधार आंदोलन में, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पुनरुत्थानवादी नहीं बल्कि सुधारवादी चरित्र का, प्रकृति का समर्थन किया। दोनों लोगों ने अपने अपने समाज में निहित बुराइयों का विरोध किया। तो अगला क्या रहता है? सामाजिक बुराइयों का विरोध किया।
जो ये सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, इसमें थोड़ा स्पेसिफिक हम लोग आते हैं। इस सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में क्या विरोध किया? तो मुस्लिम समाज में इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया, इसे हिजाब कहते हैं। इन्होंने बहुविवाह का विरोध किया, इन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा का विरोध किया, मुरीदी प्रथा का विरोध किया। पीर होते थे ना, जैसे हम लोग साधु संत कहते हैं, वैसे सूफी आंदोलन में पीर होते थे। पीरों की दरगाह पे लोग जाते हैं भाई ना, तो पीरों के जो शिष्य होते थे उनके शिष्य को मुरीद कहते थे। मुरीद का अपना कोई दृष्टिकोण नहीं होता था, कहा जाता ना मैं आपका मुरीद हो गया। मुरीदों का अपना कोई दृष्टिकोण नहीं होता था, वो पीर के हर बात का अच्छा सा जो है अनुसरण करते थे। बाकी में कहीं तात्विक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो पीरी मुरीदी प्रथा का इन्होंने विरोध किया। दास प्रथा का इन्होंने विरोध किया। क्या किया? दास प्रथा का विरोध किया। तो इस तरीके से क्या रहता है भाई, इस तरीके से सर सैयद अहमद खान का जो मुस्लिम धर्म समाज और धर्म सुधार आंदोलन है उसमें अमूल्य योगदान है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया भाई, इसके साथ साथ इन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया। मुस्लिमों में महिला शिक्षा का समर्थन किया। अगला जो है कुरान और हदीस को शुद्ध रूप में स्थापित, कुरान और हदीस की शिक्षाओं को शुद्ध रूप में स्थापित करने का समर्थन किया, स्थापित करने का समर्थन किया। तो ये क्या रहता है, ये इनका अपना जो है कंट्रीब्यूशन रहता है। सही है। आइए अब अंतिम हम लोग बढ़ते हैं कहां पे, तो अंतिम जो है अहमदिया आंदोलन पर आते हैं। अहमदिया आंदोलन पर आते हैं। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चला था भाई? तो मिर्जा गुलाम अहमद रहते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद रहते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद ही लेड द अहमदिया मूवमेंट। पंजाब से चला हुआ था और इन्होंने भी वही जो सर सैयद अहमद खान के विचार दिखते हैं कुछ उसी विचार का इन्होंने समर्थन किया। शुरू में मैंने कहा ना कि ये सुधारवादी है, इन्होंने भी मुस्लिम समाज में तार्किक दृष्टिकोण का समर्थन किया, कुरान की शुद्धता का दावा किया। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने को क्या कहा? तो अपने को मुजाहिद कहा। मुजाहिद का मतलब होता है कि अल्लाह ने मुस्लिम समाज को नई दिशा दिखाने के लिए इन्हें चुना है। और इसके साथ साथ जो है जितना भी सुधारवादी वाला दृष्टिकोण है ना, सुधारवादी दृष्टिकोण का कि मुस्लिम समाज को चरमपंथी विचारों से निकालते हुए प्रगतिशीलता के पथ पर कुरान की गलत व्याख्या का, चरमपंथी व्याख्या का विरोध करके उसे जो है उसकी शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, ये इनका दृष्टिकोण रहता है। हाँ, अगला जो है अहिंसा का, मुस्लिम समुदाय में अहिंसा के सिद्धांत का, अहिंसा के पथ पर चलने का आग्रह किया। अगला जो है अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण का, सहिष्णु दृष्टिकोण का समर्थन किया। चलिए बच्चों, तो यहीं पे आकर के हम लोगों का समय सीमा जो है वो पूरा होता है। मंडे को मिला जाएगा और मंडे को मिला जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्ट है, अब बस 10 मिनट का काम रह, 10 नहीं 15-20 मिनट का काम रह गया है। सिख धर्म सुधार आंदोलन बहुत छोटा सा मुद्दा, उससे भी छोटा मुद्दा पारसी धर्म सुधार आंदोलन। देन आफ्टर जो है एंटी कास्ट मूवमेंट देखा जाएगा। एंटी कास्ट मूवमेंट मींस की जो मंदिर प्रवेश आंदोलन होता है, जाति प्रथा का जो विरोध होता है उसे देखा जाएगा। देन आफ्टर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का महत्व क्या है और उसकी सीमाएं क्या है। तो लगभग अगला क्लास में निकल जाना चाहिए या मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में निकल जाना चाहिए। तो अभी जो हम लोगों ने किया मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, यहां पे अगर कोई डाउट है तो आप फटाफट हमसे पूछ सकते हैं। अगर यहां पर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर मामला सही है तो उसका भी मुझे वो बताइए कि क्लियर है और हम लोग औपचारिक रूप से क्लास का समापन किया जाए। क्लियर है? अभी ज्यादा बचा हुआ है बेटा, इसलिए नहीं हो पाएगा। अभी कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि अभी सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन का महत्व और उसकी सीमाएं भी है ना, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। 1 घंटा या 2 घंटा भी लग सकता है। तो चलिए यहीं पे हम लोग इसको औपचारिक रूप से समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग मंडे को। टिल देन ऑल द बेस्ट। थैंक यू।